नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो अलवर की आवाज, जो है आपकी अपनी आवाज, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर अल्पना, लेकर के हाजिर हूँ खास कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में रेडियो अलवर की आवाज में एक स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा की गई पर्यावरण संरक्षण पर। और आज के इस डिस्कशन का, इस टॉक शो का टॉपिक है जल, जंगल और जमीन, क्योंकि ये तीनों मिलकर के बनाते हैं हमारा ये खूबसूरत पर्यावरण, जिसको हम लोग दूषित करते जा रहे हैं। इसमें भाग लेने के लिए आज के हमारे जो की स्पीकर्स हैं मुख्य वक्ता के रूप में पर्यावरण वेद और सामाजिक चिंतक श्री राजेश कृष्ण सिद्ध जी हैं, साथ ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इसमें भाग लेने के लिए हमारे साथ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और साथ ही हमारे किसान भाई भी हैं, और साथ ही कुछ महिलाएं भी हैं। तो आइए चर्चा करेंगे जल, जंगल, जमीन पर, और बात करेंगे कि किस तरह से पर्यावरण को हम खराब कर रहे हैं, और अब समय आ गया है कि हमें इसको हर कीमत पर बचाना है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण है तो हमारा अस्तित्व है। हमारे अंडर जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस थे अलवर ज़िले में, तो हमने वहाँ एक मैसेज दिया कि आप हर बच्चे से एक पेड़ लगवा लीजिए। तो हमारे वहाँ पे यूजी 3 इयर्स का होता है, मतलब BA BSc BCom जो है। तो फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आया, तो मान लो आप सेकंड ईयर में जैसे, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि ये सेशन हुआ है तो इसका कंक्लूजन इस तरीके से निकले कि आप शुरुआत करें इस चीज़ की, आप और आपके दोस्त जो आपके कलीग्स हैं। तो आप 5 तारीख को हर एक बच्चा एक पौधा लगाए, वो पौधा अपने नाम के साथ लगाए, उस पर अपना नाम लगाए, और 3 साल तक, जब तक आप यहाँ पे इस कॉलेज में रहेंगे, जब तक उसकी देखभाल करें, उसको बड़ा करें। अगर उस पर कुछ होता है, उस पौधे को कुछ होता है, तो नया आप दोबारा से शुरुआत करें इस चीज़ की। दूसरी चीज़, घर में, परिवार में, दोस्तों में किसी की बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, तो आप एक पेड़ की शुरुआत कर देंगे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब मैं जाता हूँ उस पर जो हमने वो शुरुआत करी थी इस चीज़ की। तो यूनिवर्सिटी में जब हमने शुरुआत करी थी तो बहुत फ़र्क पड़ा इस चीज़ से। कॉलेजेस में बहुत प्लांटेशन हुआ है, लगभग हम 4000-5000 ट्रीज़ मेरे को लगता है कि हमने ऐसा लगवाया है। अब दूसरी बात करते हैं पानी को बचाने की। आज आप देख लीजिए क्या क्या चल रहा है। पानी की किल्लत अभी से आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है। खाली सरकार के भरोसे हम चाहें कि सरकार पानी उपलब्ध करा दे, ऐसा संभव नहीं है। हमको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ देखनी पड़ेंगी। क्या है, जैसे कि किसी के घर में गाड़ी है, गाड़ी पाइप लगा के धो रहा है, ऐसा नहीं हो। मैं बहुत देखता हूँ, आज भी जब मैं निकलता हूँ तो पाइप लगा के गाड़ी धो रहे हैं, बहुत देर तक धो रहे हैं। वो काम आधी बाल्टी पानी में भी हो सकता है। जैसे मेरे पास गाड़ी है तो मैं अपनी गाड़ी को आधे बाल्टी पानी में ही धोता हूँ। दूसरी चीज़, शॉवर बहुत लग गए हैं। हर आप देखेंगे किसी के घर में जाएंगे, आप शहर में जाएंगे तो जितने भी बाथरूम बन रहे हैं उनके हर बाथरूम में शावर है, और शावर से ही आदमी प्रेफर करता है कि हम नहा लें, क्योंकि कंफर्ट जोन है। आप गए, आप नीचे खड़े हुए, आपने शावर चलाया, नहाए, आप आ गए। कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बाल्टी से नहाने में और शावर के नहाने से बहुत लीटर्स का फर्क पड़ता है पानी। तो मेरा ये मानना है कि बाल्टी से नहाया जाए। जो आजकल घर में स्विमिंग पूल बन रहे हैं उस पर तुरंत प्रभाव से रोक होनी चाहिए, उसकी परमिशन के लिए प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। ऐसे कि अभी फ़िलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि हम घर में स्विमिंग पूल की परमिशन दे पाएँ। और ये जो एक सवाल था पानी खाद के अंतराल वाला, तो मेरे को लगता है मेरे से ज़्यादा वीरमती जी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि वो काम कर रही हैं। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रेडियो अलवर की आवाज़ में पधारे मेरे सभी पर्यावरण के प्रति अर्थात राष्ट्र के प्रति, प्रकृति के मित्र के रूप में जो लोग पधारे हैं, मैं इनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि जहां एक और पूरे विश्व में लोगों की भागम भाग मची हुई है और पर्यावरण को खराब करने की स्थिति में लोग लगे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी जागरूक हैं जिनको कम से कम पर्यावरण की चिंता है।
इसमें सारी क्वेश्चंस निकल के आए हैं, समस्याएं निकल के आई हैं, मैं उन पे सब पे जवाब दूंगा। तो उसके पहले सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सबको बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे लोग भी अभी हैं जो नींव के रूप में काम करना के लिए इनके दिमाग में कम से कम विचार आया, क्योंकि प्रकृति का रूल है कि विचार से ही फिर स्थूल शरीर कार्य करता है। बाकी सबने अच्छे जो है क्वेश्चंस भी अच्छे दिए और विचार भी अच्छे दिए। और सबकी सबसे बड़ी बात है, सबका मोटिव एक ही है, चिंतन एक ही है कि हमारा पर्यावरण कैसे बचे। वो चाहे पेड़ लगाने की बात हो, चाहे जल बचाने की बात हो। भाई आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बताया कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए, क्योंकि अगर किसी भी चेंज में चेंज करना हो, सोशल चेंजिंग अगर लानी हो, समाज में अगर चेंज हो, तो सबसे पहला चेंज अगर युवा के विचार से में आता है तो निश्चित रूप से समाज में उसका चेंज नजर आता है। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो कॉलेजेस में जो इनिशिएटिव लिए है उसका रिजल्ट भी आया और आगे भी वो परमानेंट रहेगा। रही इन्होंने कहा कि जो पानी की बात कही है कि भाई स्कूल नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल निश्चित रूप से हमको, अब मैं प्राथमिक चीज़ों पे बात करके आना चाहता हूँ कि क्वेश्चनों का जवाब भी दूंगा, उसी में कुछ के क्वेश्चन के जवाब उसी में आ जाएंगे। सबसे पहला हमारे प्रश्न उठता है, इतनी देर से हम जब बात कर रहे हैं कि पर्यावरण है क्या, ये पर्यावरण, और हम ये पर्यावरण को बचाएं क्यों। सारे प्रश्नों का जवाब एक ही प्रश्न में है कि पर्यावरण है क्या और इस पर्यावरण को बचाएं क्यों और इसकी इतनी आवश्यकता क्या है बचाने की। हमें क्यों पेड़ बचाएं, क्यों पानी बचाएं। तो हमको ऐसी जरूरत क्या पड़ रही है। हमारे पास तो और बहुत काम है, हमारे पास तो नौकरी है, घर के काम है, हमको तो गाड़ी खरीदनी है, एसी लगाने हैं, गर्मी कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो, हम तो एसी में ठंड है, हमारी क्या दिक्कत है। फिर हम पेड़ की चिंता क्यों कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की बात मैं शुरुआत करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई गर्मी पड़ रही है, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये तो भगवान की वजह से, भगवान जब गर्मी पटकेगा तो पड़ेगी। तो निश्चित रूप से बात वहाँ भी सही है, क्योंकि उनका विचार आध्यात्मिक है, भगवान से है। तब भगवान कौन है, फिर प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ से आया। पर्यावरण और भगवान क्या अलग अलग है या पर्यावरण और भगवान एक ही है। नेचर इज गॉड, नेचर इज गॉड है या गॉड इज नेचर है। तो ये बात भी सच है कि भाई अगर भगवान ही गर्मी कर रहा है, इसका मतलब भगवान पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ बहुत अच्छी बात कही है, भगवान पे छोड़ दो। निश्चित रूप से इस बात से मैं एक जगह सहमत हूँ, कुछ मत करो तो भगवान निश्चित रूप से आपका अच्छा ही करेगा, लेकिन भगवान पे छोड़ने की भी ताकत होनी चाहिए। भगवान सब कुछ करता है, लेकिन भगवान के प्रति क्या छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान के काम में दखलंदाजी तो मत करो। पर्यावरण है क्या, सच मायने ये है हमारा जो शरीर जो है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। प्रकृति जो है, पूरा जो पर्यावरण है वो भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है, और भगवान भी उनको जो 5 तत्व जिसमें शामिल है वो ही भगवान है। वैसे भूमि, कैसे गगन, वैसे वायु और नैसे नीर, उस 5 तत्वों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको नाम भगवान कहते हैं। और पर्यावरण जो है वो भी जो हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वही पर्यावरण है। अब चारों तरफ आवरण क्या है, हमारे पास भूमि है, नीचे जमीन है, ऊपर आकाश है, बीच में हवा है और पानी है। यही चीजें हमारे पास है। तो पर्यावरण और भगवान दोनों एक ही चीज हो गई। कुल मिला के ये है कि हम पर्यावरण बचाएं अर्थात भगवान को बचाएं, तो ये एक दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि एक भगवान हमको बचाए, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान को हमें बचाने की जरूरत है, हमको भगवान को बचाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान के किसी भी काम में दखलंदाजी जब हम करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, जब हम पेरेंट्स की कोई बात नहीं मानते, जो छोटा बच्चा होता है तो वो आग को गोले को पकड़ने जाता है, तो उसके मदर फादर आते हैं, उसके कान पे एक चपट लगाते हैं कि भाई तू, क्योंकि बच्चा नहीं जानता कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। इसी प्रकार हम नहीं जानते कि हम प्रकृति के साथ, भगवान के साथ क्या छेड़छाड़ करने जा रहे हैं, कि हम उससे कितना बड़ा नुकसान हमको होने वाला है। तो भगवान हमको समय समय पर समझाने के लिए नेचर को बदलता रहता है, हमको सजा के बतौर या हमको समझाने के बतौर कुछ संकेत देता है। चाहे वो गर्मी की ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह दें, या पानी की कमी, हमको प्यास लगने की बात कह दें, या हम महामारी के रूप में कोरोना भी हमने लेटेस्ट देखा है, उससे भी किसी ने कुछ सीखा नहीं। अगर हम प्रकृति ने हमको जो हमारी उपयोगिता है, आवश्यकता के लिए जो जो चीज की, 5 तत्वों की जो चीज आज हमको जीवन के लिए, जीने के लिए भी क्या चीज की जरूरत है, 5 चीज की जरूरत है। इससे ज्यादा चीजें हमारी केवल और केवल कचरा है। लेकिन हमने कचरे को तो बहुमूल्यता मानी। 15,000 का, 10,000 का जो फोन खरीदते हैं उसकी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उस पर गार्ड लगाते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन प्रकृति ने हमारे को जो इतना बड़ा दुनिया दी है, उसको संभालने के लिए हमारे पास कितनी हम चिंता करते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। पानी हमारे को प्रकृति ने बहुमूल्य दिया है और बहुतायत में दिया है। हम अगर उसको उपयोग के लिए इस्तेमाल करें तो हमको
पूरे आजीवन कई हजार साल तक हमका पानी खत्म होने की स्थिति में नहीं है। उसके बावजूद भी हम, गलत बात है कि हम तो रोजाना एक बाल्टी के लिए तरस रहे, लेकिन वो तरस इसलिए रहे कि हमने उसका जो प्रकृति का जो पानी था समान मात्रा में सबको, हमने एक दूसरे के अधिकार छीनने का जो प्रयास करने लगे, महामारी जिसको बोलते हैं, हमने मारामारी के रूप में बदल लिया। उसकी वजह से हमको प्रकृति सबक सिखाती है। तो हमको जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, हमको पर्यावरण बचाने की जरूरत नहीं है। जनरली एक बात है कि पर्यावरण बचाएं तो हम बचेंगे, ऐसा नहीं है। पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे, जंगल बचेंगे तो हम बचेंगे, पानी होगा तो हम जिएंगे। आज आपके पास अरबों रुपए हो, आपको 1 अरब रुपए दे दिया जाए और आपको एक वीरान जंगल जहाँ आपको छोड़ दिया जाए कि भाई आपको यहीं रहना है, लास्ट स्थिति ऐसी आएगी जब आपको प्यास लगे, आप ये कहोगे मेरी सारी संपत्ति ले लो, और 1 बोतल पानी के लिए आप पूरी संपत्ति देने को तैयार हो, तो संपत्ति ज्यादा कीमती हुई या आपका एक प्रकृति द्वारा दिया गया 1 बोतल पानी? तो आपको इस बात को सोचना चाहिए कि हमारी मूलभूत आवश्यकता 5 हैं, उसकी प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता है हमारी हवा, ऑक्सीजन, जिसकी आपने अभी कोरोना काल में देखा होगा ऑक्सीजन की कैसी मारामारी बची। एक एक सांस के, आपका अगर 1 मिनट के लिए आंख बंद कर दी जाए सांस को, तो आप तड़प जाओगे, केवल सब चीज भूलोगे, आप केवल एक ही बात कहोगे, एक सांस आ जाए मेरे, एक सांस आ जाए। उस एक सांस के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो उस वक्त। जब हम आम दिन में देखते हैं तो कभी हमने सोचा है कि प्रकृति ने हमको इतनी सारी ऑक्सीजन दी, फ्री में दी हुई है। प्रकृति ने किसी भी चीज का जो दी है हमको आवश्यक है, उसका कोई मूल्य नहीं लेती है, अर्थात भगवान है वो, इसलिए उसको भगवान कहते हैं कि वो देना ही देना जानते हैं, लेने का काम नहीं। लेकिन प्रकृति ने जो देने की चीजें बनाई है उसके बदले में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ाई है। आप हैं, मैं हूँ, या जो भी लोग हैं, इनमें 2 लोगों का ही योगदान है, 2 ही चीज का योगदान है। 100% जब हम बनते हैं तो उसमें 2 चीजों का योगदान होता है। 20% तो बायोलॉजिकल और 80% एनवायरमेंटल। 20% बायोलॉजिकल तो अपने मदर फादर का योगदान है जिन्होंने हमको पैदा किया। बाकी 80% जो भी हमारा निर्माण होता है वो हम एनवायरमेंटल निर्माण होता है, वो चाहे सामाजिक एनवायरमेंटल हो, प्राकृतिक एनवायरमेंटल हो, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट हो, वो हम सब एनवायरमेंट से ही चीजें लेते हैं। तो हम जब 20% के मदर फादर हमसे ये अपेक्षा करते हैं और हम भी अपेक्षा करते हैं, हम किस लिए लायक बन रहे हैं कि हम बड़े होंगे, हमारे माँ बापों की सेवा करेंगे, हमारे कुल की सेवा करेंगे, हम आगे जनरेशन की बढ़ाने की बात करेंगे, तो उनकी सेवा के लिए करें। 20% की तो हमको इतनी चिंता, और जिसने 80% हमको दिया उसको क्या हम 20% भी लौटा रहे? नहीं लौटा रहे। जबकि प्रकृति ने जब हमको निर्माण किया था तो हम पे ज्यादा जिम्मेवारियां दी थी कि हम ये और 5 और 4 तत्वों को संभाल कर रखने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी। जंगल को बचाने की जिम्मेवारी हमारी, आकाश को बचाने की जिम्मेवारी हमारी, धरती को बचाने की जिम्मेवारी और पानी को बचाने की। लेकिन एक मानव एक ऐसी प्रजाति है, बाकी किसी ने भी किसी चीज पर एक दूसरे की उसमें अतिक्रमण नहीं किया है। आप जंगल में चले जाइए, जो मांसाहारी जानवर है वो कभी घास नहीं खाएगा, और घास खाने वाला जानवर कभी मांस नहीं खाता, लेकिन उनमें सब्र है, संयम है। एक मानव है जो मांस भी खा लेगा और घास भी खा लेगा और दूसरे के हक को खाने का चाहता है। तो प्रकृति से किसने छेड़छाड़ करी? हमने। समुद्र का जीव है, वो समुद्र में रहता है तो समुद्र में ही रहना चाहता है, वो आपकी धरती पे नहीं आना चाहता, आपके धरती पे अतिक्रमण नहीं कर रहा। जंगल की बात आती है, आज आए दिन कहते हो कि साहब शहर में बघेरा आ गया, शहर में जंगली जानवर आ गए, हमारी फसल को नुकसान कर दिया। जंगली जानवर शहर में नहीं आया है, हमने उनकी चीज उन पे अतिक्रमण किया, उनकी जगह में हम रह रहे हैं, तो वो अपनी जगह पे आएगा। जिम्मेवार कौन हुआ? अर्थात एनवायरमेंटल छेड़छाड़ किसने करी? हमने। हम कह रहे हैं पेड़ लगाएंगे, हम क्या पेड़ लगा सकते हैं? हम पूरी लाइफ में सब मिलकर के जितने पेड़ नहीं लगा सकते जितना प्रकृति का एक छोटा सा जानवर होता है कौआ। कौआ अपनी जीवन में अपने कार्यकाल में कम से कम हजारों बरगद के पेड़ लगाता है। एक कौआ हजारों बरगद के पेड़ लगाता है। कैसे लगाता है? वो जैसे ही अगर एक बरगद का गोल खाता है ना, उससे अपना पेट पड़ता है उसका, उसके भूख मिटाता है, और 6 मंथ बाद जब वो पोटी करने जाता है तो उस बीज को संभाल के रख करके उसका दूसरा बड़ का पेड़ तैयार करता है, ताकि आगामी मेरी संतति जो आए, मेरी प्रकृति का उनको बड़ मिलता रहे खाने को। एक हम है कि हम हमारे पड़ोसी का के बारे में सोचा ही नहीं, आगे की बात सोच ही नहीं रहे कि हम हमारी अगली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं। आप देखोगे हमारी अगली पीढ़ी ने हमको क्या दिया। हमने नदियों से दूरी बनाई, नदियां विलुप्त हुई। हमने कुओं को किया तो कुएं विलुप्त हो गए। फिर हमको और कंफर्ट जोन चाहिए तो हमने बोरिंग्स पे खेतों में नहाना शुरू किया। हम बोरिंग्स पाए, बोरिंग पर हमने दोहन किया, बोरिंग्स चुन गए। हमको घर में टैप का पानी चाहिए तो घर में नल आ गया तो हमारे बोरिंग्स खाली हो गए। आखिर हम किस स्थिति में आ रहे हैं? तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पर्यावरण ने हमको नहीं नुकसान दिया, हमने पर्यावरण को नुकसान दिया है। तो पर्यावरण को हम नहीं बचा रहे, पर्यावरण को अपने हाल पे भी छोड़ दोगे। आपने कोरोना काल में देखा
जिस गंगा को साफ करने के लिए सारी सरकारें पूरी अपनी ताकत, सारा पैसा, सारी धन, सारी ताकत लगा दी, उसके बाद भी गंगा उनसे 1 किलोमीटर साफ नहीं हुई। लेकिन अकेले कोरोना कार्यकाल में गंगा ऐसे जैसे कांच की तरह चमकने लगी थी कि प्रकृति ने खुद ने ही साफ कर ली। तो कि घरों में हम हमारे घुस गए थे, हमको घर में प्रकृति ने कैद कर दिया था, तो हमने उस पर्यावरण को नुकसान नहीं किया, हमने गंगा में कचरा नहीं डाल पाए, इसलिए गंगा पवित्र हो गई, साफ हो गई। हमने नंगली के चौराहे से मोती डूंगरी तक हमारे व्हीकल नहीं चले थे, तो हमारे जो सड़क के किनारे जो पेड़ थे ना, हरे होकर के फलने फूलने लग गए थे, क्योंकि हमारी जो गाड़ियां चलती है ना, जिससे डस्ट पोल्यूशन होता है, उससे पेड़ कितना मरता है। आज आप जा रहे हो और आपकी तरफ एक मुट्ठी कोई मिट्टी डस्ट फेंक दे, आप 2 मिनट के लिए वहीं अंधे होकर वहीं खड़े रह जाते हो। तो हम तो उस प्रकृति के ऊपर रोजाना मिट्टियां फेंक रहे हैं। एक संवेदनाएं हमारी बची हुई होनी चाहिए। जिसने हमको इतना कुछ दिया है प्रकृति ने, हम उसको कम से कम कुछ दे न सके तो कम से कम उससे छेड़छाड़ न करें। जो हो सके प्रकृति आधारित जीवन जीने की आदतें बदलना पड़ेगा। अभी आपने सुना होगा कि नोएडा में एसी फट रहे। आपने सुना होगा चेन्नई में जो है 0 सिटी हो गया है, वहाँ पानी नहीं है, पानी बाहर से आता है। महानगर तो बसा लिया, लेकिन पानी हमको बाहर से लाना पड़ रहा है, हमारे पानी नहीं है उसके नीचे जी। तो हम भी उस 0 आवर्स की तरफ और 0 डे की तरफ बढ़ रहे हैं। अलवर में भी आज आपको 72 घंटे में पानी मिल रहा है, क्या ये अच्छी बात है? क्या हमको रोज पानी नहीं मिल सकता? मिल सकता है। और अगर अलवर जैसे जगह में भी हमको 48 घंटे में पानी मिलता है तो देख लीजिए बहुत खतरे की घंटी है। जबकि हमारे चारों तरफ अरावली है, अलवर में अरावली है, 356 बांध है, कुएं हैं। तो अगर हम अरावली बचाते हैं तो हम बचेंगे, क्योंकि अरावली बचेगी तो जल स्रोत बचेंगे। क्योंकि जितनी भी अरावली है, जब हमारी प्रकृति बारिश करती है तो ये इकट्ठा करती है पानी को, जो पहाड़ होते हैं पानी को इकट्ठा करते हैं, और जब इकट्ठा होने के बाद उसको डिस्चार्ज करके पानी को अपने जब ओवरफ्लो हो जाते हैं, ओवरफ्लो के रूप में निकालते हैं, उसके बाद बांध उसको अपने आप में कलेक्ट करते हैं। जैसे जयसंबंध है, जो हर उस पहाड़ के नीचे झरने होते हैं, झरने के बाद बांध होते हैं, बांध के बाद कुएं। प्रकृति ने इस तरह के सिस्टम मैकेनिज्म तैयार किया हुआ है, हमने उस मैकेनिज्म को तोड़ा है। हमने उन बांधों पे कब्जे करके प्लॉटिंग कर ली, हमको मकान चाहिए, हमने रिजॉर्ट बना लिए, हमने पानी का बहुतायत में दोहन कर लिया। पहले एक व्यक्ति की ज्यादा मूलभूत रूप से अगर पूछो आवश्यकता तो 10 लीटर पानी सफिशिएंट है उसके लिए, लेकिन हम एक बार फ्लैश करने जाते हैं तो 20 से 25 लीटर पानी वेस्ट करके आ रहे हैं। दिन में कितनी बार पानी वेस्ट करो? मैं नहीं कह रहा उसमें पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए, पानी उपयोग होना चाहिए, लेकिन कौन सा पानी उपयोग होना चाहिए? पानी तो हमारी धरती के 3 तरफ है, लेकिन वो पानी हमारे काम का नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर है वो नहीं यूज होना चाहिए ना। ड्रिंकिंग वाटर को हमको बहुत मितव्यता से करना पड़ेगा। और वो जो पानी है, जैसा कि अभी प्रश्न उठाया था, कि एक प्रश्न उठ गया, इन्होंने उठाया था कि STP का और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात जो हुई थी, सरकार करती है प्रयास, लेकिन वहाँ भी हम में से ही कोई लोग बैठे हुए हैं पूरे सिस्टम में। उस सिस्टम में हमारी जो मानसिकताएं बदल गई है, हमारे केवल सेल्फिशनेस बदल गई है, हमारी नैतिक स्तर और नैतिक चरित्र जो गिरता जा रहा है, उसकी वजह से है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कानूनन रूप से अनिवार्य है। उसमें दोनों प्रश्न जुड़ रहे हैं आपके। पहले कहते थे कि जैसे बड़ का पीपल का पूजन का, हमारे वैशाख सींचने का या जेठ पूजने का, पहले क्या है, लोगों में आध्यात्मिक और धर्म का एक भय था, तो धर्म से उसको जोड़ रखते, वो एक वैज्ञानिकताएं थी। जबकि हमने उसको धर्म, उसको परंपराएं बना करके हर व्यक्ति को, आज भी अपन को लोगों को पता नहीं होगा कि ऊपर से चीज नीचे ही क्यों गिरती है। पढ़ा लिखा है उसको पता है ग्रेविटी रूल है, हर आदमी को थोड़ी पता है। ऐसे ही धर्म के बारे में जिन लोगों को पता था, उन्होंने उसको धर्म को परंपराओं से जोड़ा था कि पीपल पूजना चाहिए। इसी प्रकार अब कानून का भय की बात है। एनवायरमेंट के बहुत कानून है और उन कानूनों का प्रावधान निर्धारित भी किए हुए हैं, लेकिन हमारे नैतिक चरित्र और हमारे सिस्टम में जो कमजोरियां हैं, जिसको करप्शन भी एक कड़ी है, उसके तहत जो हमारे हकों को छीनने वाले लोग हैं, जिनकी नैतिक मर्यादाएं जिन्होंने खो दी है, वो उन कानूनों से एक गरीब जो है, आम आदमी का जो अधिकार है, वो कुछ लोगों तक सीमित करने की जो परंपराएं हमारे नैतिक चरित्र में आती जा रही है, उसकी वजह से हमको झेलना पड़ रहा है। जो हम कह रहे हैं ना कि हमको शौचालय में जो पानी होना चाहिए, वो शौचालय में पानी के STP का प्रावधान केवल इसलिए किया गया है ताकि वो पानी एक जगह कलेक्ट हो और उसका शोधन होकर के, क्लीनिंग होकर के, रिसाइकलिंग होकर के वापिस उसी को बार बार उसको यूज होता रहे, ना कि पेयजल उससे बर्बाद हो। उससे हमारी ग्रीनरी डेवलप करने का प्रावधान है, हमारे बाथरूम्स में वापस उसको रिसाइकलिंग करने का प्रावधान है। ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारा वापस प्रकृति में जाए तो हम वापस पेयजल के रूप में उसको प्राप्त कर पाए, मतलब हमारा जल स्तर जो है वो बढ़े। एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि आपको तनख्वाह मिलती है,
या आपको जो भी बिजनेस से पैसे कमाते हैं उसको बैंक में डालते हैं, तो बैंक में उतना ही तो पैसे आप निकाल सकते हो जितना आपका अकाउंट है। आपका बैंक मैनेजर है या आपकी थोड़ी सी पारिवारिक गुडविल है तो ओवरड्राफ्ट कर देगा, लेकिन कब तक ओवरड्राफ्ट करेगा? एक्टिविटी ऐसे आएगा कि आपका अकाउंट बंद किया जाएगा, सील कर बैलेंस जीरो होता है, आपको सील कर देंगे। इसी तरह बैलेंस जीरो की ओर हम जब जा रहे हैं प्रकृति में, तो स्थिति हमारी वही की हो रही है। सर, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्योंकि हम इस आधुनिक युग में रह रहे हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये विकास तो हो ही रहा है। आज एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, 4G है, 5G है, हम आगे से आगे विकास कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है आज के समय में राजेश जी कि इस विकास के साथ साथ हमें दिख रहा है विनाश भी, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि इस विकास को बरकरार रखते हुए हम अपनी प्रकृति को भी संरक्षित कर सकें? इज दैट पॉसिबल? ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पे विकास नहीं होना चाहिए। विकास और पर्यावरण दोनों पूरक हैं एक दूसरे के और साथ साथ चलने चाहिए। हमने क्या है कि पर्यावरण आधारित विकास की बजाय मानवीय विनाश की ओर विकास को अपना लिया। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हम आज टेक्नोलॉजी, तो आज हमारे हिंदुस्तान की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, लेकिन लोग पॉपुलेशन को प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ पॉपुलेशन ही हमारे एसेट्स है। मैन पावर ही हमारे एसेट्स है, उसको एसेट्स के रूप में इस्तेमाल क्यों न करें? हमने विकास अपना लिया अमेरिका, क्योंकि वहां तो आदमी कम है, तो उन्होंने मशीन युग को अपनाया, तो मशीनी युग अपनाने की वजह से हम उधर ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्रकृति आधारित विकास की ओर जाना चाहिए। उसके बाद भी तो लोग सरिस्का ही घूमना आना चाहते हैं, शांति ढूंढने, उनको फिर भी जंगल चाहिए। अर्थात हम उनसे 5 गुना पहले विकास आगे हैं। हम अपने आप को पीछे की तरफ क्यों देख रहे हैं? हम उनसे विकास की दृष्टि से उनसे आगे थे, विश्व गुरु थे, हम आज भी उनसे आगे हैं, लेकिन हमने गलत जो है रास्ते पे चलने से हमने मंजिल से भटक रहे हैं। तो हमको उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमको किस ओर, हम जल्दबाजी में किसी चीज को अपनाते हैं। जैसे हमने प्लास्टिक को तुरंत अपनाया, आज समुद्र का एक हिस्सा इस बात के लिए कि इस प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय कैसे करें। आज हमने गजेट्स ले लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट। आज एक प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि गजेट्स को मतलब डिस्ट्रॉय करने की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, जो हमारे गजेट्स है, कि नई डेवलप प्रॉब्लम्स के रूप में हमारे पास खड़े होते जा रहे हैं। इसको डिस्ट्रॉय कहाँ करें? क्योंकि इससे पोल्यूशन हो रहा है। हमारी प्लास्टिक की स्थिति होगी आकाश से लेकर के नीचे समुद्र तल तक प्लास्टिक्स के। आज हमारी बॉडी में अभी नई रिसर्च आई है, हमारी बॉडीज में भी 80-80 मिलीग्राम तक प्लास्टिक हर बॉडी में मौजूद है, जिससे हम बीमारियों का खतरा ले रहे हैं, कैंसर, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स जो क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। हमने प्रकृति आधारित उस चीजों को छोड़ दिया। हमको प्रकृति के आधारित रहना चाहिए। प्रकृति अपने आप ही हमको संरक्षित और सुरक्षित रखेगी। यानी हम इस, जैसा भाई ने कहा ना कि भगवान पर अगर हम अपने आप को छोड़ देंगे, तब तो अर्थात भूमि, गमन, वायु और नीर को संतुलित भाव में रखेंगे, तो हमारी जो अगर बॉडी में भी जो 5 तत्व है वो संतुलित रहेंगे, तो हम बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। सर, यहाँ पे हम आज जो हमारा टॉपिक पर्यावरण से ही जो है मेन, जल, जंगल और जमीन, तो इसी को, इनको बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं और इनका हम विनाश भी कर रहे हैं। खुद ही हम बचाएंगे तो क्या? बचाए नहीं, हम ही विनाश कर रहे हैं। हमारे को वायु की तत्व की जरूरत है। सबसे आवश्यक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खराब कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। अंधाधुंध एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपको पता है क्लोरोफ्लोरो, आज आपने अलवर में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल एसी का भी है। ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लोरोफ्लोरो निकल रहा है, उसकी वजह से हमको नुकसान हो रहा है। कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं दिन रात, नई नई फैक्ट्रियां, मशीनरी लगा के। हम व्हीकल्स अनावश्यक रूप से हम वो कर रहे हैं। हम अनावश्यक रूप से बिजली का दोहन कर रहे हैं, जिससे हमारे कोयले के भंडार, और उसकी वजह से हमको कार्बन, आज वर्ल्ड में इस बात की भी बहुत चिंता है, कार्बन क्रेडिट की बात। मैं कह रहा हूँ कार्बन क्रेडिट स्थानीय स्तर पे भी हमको एक सुझाव देना चाहिए सरकारों को कि क्या पर्यावरण बचाने की जिम्मेवारी निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की है। तो स्थिति ये हो गई है कि एक वर्ग पर्यावरण बचाने में उसको ज्ञान दिया जा रहा है और एक वर्ग उस पर्यावरण को सत्यानाश करने में लगा हुआ है। उसको झेलना पड़ रहा है उस नीचे के तबके को, क्योंकि बड़े को जरूरत नहीं, बीच वाले को फुर्सत नहीं है, गरीब के बेचारे के बस की नहीं। तो स्थिति इसलिए है कि हमको उस पर ध्यान देना पड़ेगा संतुलित रूप से। कंपलसरी करिए ना कि आप एसी लगाइए, हम एसी का विरोध नहीं करते। आप भूटान से सीखिए ना। आज भूटान एक छोटा सा देश है, आज वर्ल्ड में एक अपनी एक लाइन दी है कि पूरे वर्ल्ड में जो है जीडीपी देखी जाती है। आज भूटान का हैप्पीनेस इंडेक्स दुनिया में सबसे बड़ा हैप्पीनेस इंडेक्स है। वहाँ एक भी सुसाइड नहीं होता। लोग बहुत वहाँ पर अगर आपको एसी खरीदना होगा, आपको एक व्हीकल
व्हीकल खरीदना होगा तो आपको पहले सामाजिक जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, उससे किसी की हैप्पीनेस तो नहीं जा रही है। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरे की सारी खुशियां छीनना चाहते हो, आप कैसे वो खुश रह सकते हो? हैप्पीनेस है ही नहीं सही मायने में। सबसे जरूरी चीज है हैप्पीनेस। हम सुख तो सुख की तरफ बढ़ रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ नहीं बढ़ रहे। हमको छोड़ करके हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और हैप्पीनेस केवल और केवल प्रकृति आधारित जीवन जीने में आती है। आज लोगों हमने विकास का मॉडल बदल दिया। हमारा विकास का मॉडल क्या हो गया? ऊंची बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें, लंबी गाड़ी। ये विनाश का परिचायक है, ना कि विकास का। विकास का परिचायक है अच्छी वायु, सुरक्षित जल, बढ़िया भोजन और उत्तम स्वास्थ्य। ये विकास है। तो हमको चुनना है कि हमको विकास चुनना है या विनाश चुनना है, ये हमको तय करना है। आज की अगर पर्यावरण की बात करें तो हमको दो चीज रखें। पर्यावरण को संरक्षित, हम उसमें कुछ भूमिका भाए, वो तो अच्छी बात है, पेड़ लगाए। लेकिन हम नहीं भी है तो कम से कम हम आज से एक संकल्प लें कि हम वायु को दूषित न करें, कि हम वायु हमसे दूषित ना हो, मिनिमाइज कर दें उन चीजों को। हमको पानी को हम दूषित ना करें, हम कम से कम पानी का इस्तेमाल करें, दूसरे की ध्यान रखते हुए, संवेदनाएं रखते हैं। भाई मुझको जितनी आवश्यकता है उतनी दूसरे को भी होती है। एक व्यक्ति तो, मैंने कल एक सीन देखा, मैं कैल कर रहा और उसको अपना कोऑर्डिनेशन कर रहा। एक व्यक्ति गरीब आदमी अपने 4 बच्चों के लिए उसके हीरानाथ की बाबा जी की बगीची से 2 पन्नियों में पानी भर करके पीने के लिए बच्चों को लेकर जा रहा है, सड़क पर उनको पानी पिला रहा है। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी धोने के लिए हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहा है। ये कहाँ तक का ये असंतुलित अन्याय है? ये सामाजिक प्राकृतिक अन्याय है। उस प्राकृतिक अन्याय की वजह से प्रकृति फिर हमको दंडित करती है। तो उसको हमको प्रकृति है, हम वृक्ष लगाए तो निश्चित हम कम से कम जीवन में इतना करें कि हम दिन भर में कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, कितना पानी पीते हैं, उतना हम प्रकृति को लौटाने का प्रयास करें। कि हमें वायु की तो आवश्यकता है ना, तो हम ये तो तय करें कि हम जीवन में जब इतनी चीजें कर रहे हैं तो एक वृक्ष लगाए हर साल। ज्यादा नहीं कह रहा मैं, एक वृक्ष भी अगर व्यक्ति हर साल लगाए तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ वृक्ष और 140 करोड़ वृक्ष बचाएं। हम एक लगाएं और एक बचाएं का संकल्प ले लें तो निश्चित रूप से हम 2 साल के अंदर ही ये सारी समस्याओं को हम से लड़ सकते हैं। आपने राजेश जी बहुत अहम जानकारियां दी है और वक्त का तकाजा है। बस आपसे मैं चाहूंगी जाते जाते सभी श्रोताओं के लिए आज के पर्यावरण के इस जो समस्या हो गई है कि पर्यावरण में इतने क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, जो कुछ भी ये हो रहा है इसके जिम्मेदार निश्चित रूप से हम सभी हैं। तो एक खास संदेश सबके लिए और एक आम आदमी इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, किस तरह से इसको बचा सकता है? जैसा मैं रेडियो अलवर की आवाज के माध्यम से सभी अलवर के निवासियों को स्वयं को शामिल करते हुए एक ही संदेश देना चाहता हूँ। हम जो प्रकृति से जितना भी ग्रहण करें उसका मिनिमाइज कम से कम 20% प्रकृति को लौटाने का आज ही संकल्प लें कि हम प्रकृति को, जो हम प्रकृति से ग्रहण कर रहे हैं उसका हम प्रकृति को 20% हर दिन लौटाने का प्रयास करेंगे। उसका हम रूप कोई भी हो सकता है कि हम घर में जैसे पानी की बात है तो हम पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, जो इस्तेमाल करें उसको रिसाइकलिंग पद्धति से करें। अभी जैसे वर्षा आ रही है तो वर्षा में हम पानी का संचय करने का खुद का करें और लोगों को प्रेरित करने का काम करें। गाँव ढाणी कस्बों में जो झोड़ और हमारे कुएं रह गए हैं उनको हमारे आसपास में जो भी कुएं हैं हम सामूहिक रूप से ग्रुप बना करके उन कुओं को रिचार्ज करने का प्रयास करें, क्योंकि वो कुएं सूख गए हैं तो उन कुओं में हम वाटर रिचार्ज किया जा सकता है। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात और जो ग्लोबल वार्मिंग की बात है तो हम ये प्रयास करें कि हम अधिक से अधिक वृक्ष बचाएं और वृक्ष लगाएं और कुछ नहीं करें। हम क्योंकि युवा साथ जुड़े हैं तो मैं इनको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं आज से संकल्प लीजिए कि हम हमारी सोसाइटी के जिस प्रकार की जनगणना होती है इस प्रकार से हम अपने सोसाइटी की गणना करें कि हमारी सोसाइटी में कितने वृक्ष हैं, उसकी जीरो टैगिंग करें और उसको कोशिश करें कि प्रति परिवार उन वृक्षों को बचाने की उनकी जिम्मेवारी तय करें कि ये वृक्षों की जिम्मेवारी इन लोगों को हम लेते हैं कि इस पेड़ को हम नहीं कटने देंगे। उसके साथ ही कम मान लो उस मोहल्ले में 500 परिवार है, वृक्ष 400 है, तो हम कोशिश करें कि 100 पेड़ हाथों हाथ करके कम से कम प्रति परिवार एक वृक्ष तो उसमें हो। क्योंकि हमारे तो नियम था, पहले मकान बनाते थे तो नींव लगाने का प्रावधान था। मकान तभी बनेगा जब नींव लगेगी। उस व्यक्ति के कोई नांगल जीवने नहीं जाता था जिसके घर में नींव नहीं होता था, क्योंकि उसमें पक्षियों के आश्रय स्थल उजड़ते हैं। उस व्यक्ति की सब व्यवस्था अपना आशियाना बनाने के लिए किसी उनके क्वेश्चन आए कि पीपल की बात आई, पीपल पूजन का ये तक पीपल हमको 23 घंटे ऑक्सीजन देता है। जैसा कि घर में नहीं लगाने के पीछे भी उसके बहुत बड़ा वैज्ञानिक सोच था, क्योंकि शाम के समय संध्या
के टाइम जो पीपल है वो 1 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड बहुतायत में छोड़ता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना वहाँ जो नीचे चले जाओगे तो भूख लग जाएगा, तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एकदम छोड़ता है। तो चूंकि व्यक्ति उस कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं उसको प्राकृतिक रूप से नुकसान है, बेहोश हो जाता है उसके नीचे जाने से। हम सोचते हैं भूत लग गया, भूत नहीं है। सुबह के टाइम, सुबह टाइम भी शाम टाइम भी, आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम। चूंकि हमारी पहले पुरातन पद्धति थी, दोनों टाइम में हम बाहर रह करके संध्या करते थे, भगवान की पूजा करते थे उस पेड़ के नीचे, तो कहीं ऐसा ना उसमें डिस्टर्बेंस हो, इसलिए उसको घर से बाहर लगाने का प्रावधान था, न कि इसलिए कि वो उसमें कोई दिक्कत है। तो उसके पीछे वैज्ञानिक सोच थी, बहुत बड़ा कारण था। ऐसे बड़ के पेड़ की बात है तो बड़ के पेड़ में इसलिए कि चूंकि उसमें छोटे छोटे गोल आते हैं और बार बार गिरते हैं, उससे गंदगी होती है और उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, वो जीव हमारे घर थे तो वो मरने का प्रयास होता है, इसलिए उसको ऐसी जगह लगाते थे ताकि वो जगह लगे, ताकि उससे और दूसरे पेड़ पनप सकें। उन तरीके की उनकी व्यवस्थाएं थी। सबके पीछे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच कारण से। और पेड़ इसलिए लगाते थे मंदिरों के साथ ताकि उसको सींचने की हमको जरूरत न पड़े, कि उसका मंदिर का पानी ही उस वृक्ष को मिलता रहे। आंवले का पेड़ मंदिर में लग जाए, पीपल का पेड़ मंदिर में लग जाए, ताकि पेड़ हमारे जो त्रिवेणी लगाने का, पंचाक्षी लगाने का, इसीलिए पंचायत लगाने का प्रावधान था। त्रिवेणी लगाए तो हमको भाई 3 युगों का फल मिलेगा, गूलर का पेड़, पीपल का पेड़ और बड़ का पेड़। क्योंकि गूलर पानी खींच के लाता है आसपास से, टैंक होता है उसके नीचे टैंक बनता है। बड़ का पेड़ धरती की स्थायित्व देता है, हमारी जो पृथ्वी तत्व है स्थायित्व देता है। पीपल का पेड़ जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उन दोनों पेड़ों को 3 पेड़ लगाएंगे तो 3 पेड़ सर्वाइव कर जाएंगे। समाज में हम 3 लोग एक एक कौन से पेड़ लगाए जाए। हाँ, तो ये पेड़ लगाने चाहिए ताकि जिससे कि पूरी प्रकृति एक साथ, कायनात हमको एक साथ आशीर्वाद प्रदान करे। वो वृक्षों को कम लगाए जिससे कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलती हो, केवल सुंदरता खूब सुंदर हो और अगर काबिल नहीं हो, हमारी सुंदरता तो एक न एक दिन नष्ट होनी है। राजेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है और अहम जानकारी दी है ये कि किस तरह के पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि एक पीरियड था, जो पुरानी बात आपने बताई है परंपरा की, कि तब भक्ति से, पूजा से, आस्था से इन चीजों को जोड़ दिया जाता था, जबकि इनके पीछे कारण वैज्ञानिक ही रहा है, जिससे कि प्रकृति बैलेंस्ड रहे। तो आज का जो युग है वो इतना भक्तिमय नहीं है, तो आज के संदर्भ में किस चीज से जोड़ा जाए, ऐसा क्या किया जाए? मालूम सबको है लेकिन करने को कोई तैयार नहीं है। तो आज किस चीज से इन चीजों को जोड़ा जाए कि आम आदमी में ये जागरूकता हो और उसको समझ आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि जब नल में पानी बंद होगा तभी हमको समझ आएगा जो आज का युग है। तो वो क्या चीज है जो हम कर सकते हैं? जिस प्रकार हमारे पहले अध्यात्म सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, भाई अल्टीमेटली हमको ईश्वर कन जाना है, तो हमको उसकी तैयारी करनी है जी। आज हमारी सबकी लोगों की प्राथमिकताएं अर्थ है, अर्थ बिना सव्यर्थ है जी। अर्थ माने पैसा। अब अर्थ में हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अर्थ है, क्योंकि स्वास्थ्य भी एक अर्थ है। तो हम उस तरह की प्रकृति को जब तक उसको अर्थ से नहीं जोड़ेंगे, किसी भी व्यक्ति को बिना लाभ के उसके प्रकृति के साथ नहीं जोड़ सकते। तो उसको हम बताना चाहते हैं कि उसको इस तरह से जोड़ा जाए। जैसे आज हम फसल कर रहे हैं, फसल करते हैं तो हमको लगता है सरसों में हम काफी कीटनाशक ये डालने के बाद भी हमको उस चीजें प्राप्त नहीं हो रही। अंडोली के पेड़ आप चारों तरफ लगा दो, जो भाव सरसों बिक्री उससे ज्यादा अंडोली बिकती है। आपका अर्थ बढ़ गया, आपको उसमें पूंजी नहीं लगानी पड़ी। हम घर के बाउंड्री के चारों तरफ अगर हजारे के पेड़ लगा लेंगे, ऑल आउट का जो खर्चा घर में मच्छर मारने के लिए लगाना पड़ता है, लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके चारों तरफ हजारे के पेड़ है तो आपका कीट अंदर घुसेगा ही नहीं, कोई मच्छर अंदर घुस ही नहीं सकता उसकी उससे। उसमें इतनी प्रकृति सिस्टम है, जो सिस्टम का जो उन्होंने प्रकृति ने सिस्टम सेट किया है। हम अगर पीपल रखेंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से जो योग करते हैं, हमको बार बार जाकर के आज जो श्वास संबंधी समस्याएं वो नहीं होंगी। नीम रहेगा तो हम आरोग्य रहेंगे। तो नीम में क्या है, हजारों हमारे जो गुण है, हमारे फोड़े हैं, फुंसी है, कुछ भी है, वो कुछ नहीं होंगी। तो उस तरह का है। तो इस तरह की जागरूकता फैलानी उस तरह की हमको प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा। आज आप एक नीम का पेड़ लगा करके और एक बकरी पाल करके एक व्यक्ति को, जो हम कॉर्पोरेट्स में जितना खर्चा हमको तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा पैसा मिल सकता है। या नीमोली का क्या भाव है गाँव का। मैं तो बार बार कहता हूँ, प्रकृति के लिए सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है, जो सरकारों को भी अपनाना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट की बजाय स्मार्ट विलेज कंसेप्ट को हमको जीवन में अपनाना चाहिए। गांव का सामान गांव में, गांव का स्वास्थ्य गांव में। आज लोग गांव की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? हमसे जो चीजें छीनी जा रही है वही चीजें तो उन पर बड़े लोग कब्जा करना चाहते हैं, हमसे खोसी जाती है। जंगल से जो मूल जंगल में रहने वाला आदमी है उसको तो आप इसको पुनर्वास करो और बड़े रिजोर्ट बनो, ताकि उन लोगों को सुविधाएं मिलती रहे। ये सदा की प्रकृति रही है। ताकतवर आदमी जंगल में भी जो शेर है वो छोटे जीव उससे खतरा महसूस करते हैं, तो उसको इसलिए लोगों को, मध्यम वर्ग और छोटे लोगों
लोगों को एकत्रित होकर के अपनी यूनाइट बना करके अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करना चाहिए। तभी हम प्रकृति को बचा सकेंगे। और प्रकृति को केवल वही लोग बचाते हैं जो प्रकृति पर आधारित है। दो ही वर्ग हैं, एक प्रकृति शोषक, एक हमको प्रकृति संरक्षक। जो लोग हैं वो सब यूनाइट रहे तो निश्चित रूप से प्रकृति बचेगी। इन शोषकों से हम बचा लेंगे। मेरी तरफ से संदेश ये है कि पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय वृक्षरोपण वनरोपण ही है। सर्वाधिक तरीके से जितना हो सके वृक्षरोपण किया जाए। घर में, परिवार में, किसी भी खुशी के अवसर पर हमको वृक्षरोपण करना चाहिए और इसको बढ़ावा दें। इसके लिए जागरूकता फैलाएं। पानी का संरक्षण करिए, जितना हो सके मिनिमम यूज कीजिए। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग घर के पास वाली दुकान पे जाते हैं तो भी बाइक, स्कूटर, गाड़ियों से जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो जितना संभव हो सके तो पैदल चलिए, फ्यूल बचाइए। यही मेरी तरफ से संदेश है। थैंक यू। सुनते रहिए आप रेडियो अलवर की आवाज और जुड़े रहिए आप इन लोगों से। थैंक यू सो मच। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती।